नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दिखाया बड़प्पन और उदारता। जम्मू कश्मीर की जनता और घाटी के लोगों के प्रति बड़प्पन दिखाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए एक साथ आई है उमर और मोदी सरकार। उमर कैबिनेट ने गुरुवार को दी थी प्रस्ताव को मंजूरी और प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा था उपराज्यपाल के पास और अब इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तुरंत मंजूरी दे दी। खुद उमर अब्दुल्ला ने भी नहीं की होगी प्रस्ताव के इतना जल्द वापस पास होने की कल्पना। अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान दिया था घाटी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वचन और उस वचन को पूरा किया गया और इस प्रकार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं अमित शाह का दिया हुआ वचन। और सचमुच में ये है जम्मू कश्मीर के आने वाले कल की एक बेहद सुखद तस्वीर। अब उमर सरकार और मोदी सरकार लागू करेगी जम्मू कश्मीर में विकसित भारत 2047 का एजेंडा, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि प्रस्ताव पास होगा और इतनी जल्दी पास हो जाएगा। और इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दिखाया है बड़प्पन और उदारता। आपको याद होगा कि जब चुनाव प्रचार जारी था तब चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह गए थे जम्मू कश्मीर और एक वचन जरूर दिया गया था, उस वचन को पूरा करते हुए नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर की जनता और घाटी के लोगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बड़प्पन दिखाया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दी और अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए एक साथ आ गई है उमर और मोदी सरकार। उमर कैबिनेट के गुरुवार को प्रस्ताव को मंजूरी मिली और प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा था उपराज्यपाल के पास। अब इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तुरंत मंजूरी दी, यानी कि जो वचन किया गया वो वचन निभाया गया। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर सभी की नजरें बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री और इसी के साथ उमर अब्दुल्ला काम कर रहे एक नई स्ट्रैटेजी पर। केजरीवाल की तरह केंद्र सरकार के सामने खड़ा नहीं होना चाहते उमर, बल्कि केंद्र के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला। इससे पहले जब आपको खबर बता रही थी उसमें आपको एक झलक भी उसकी दिख गई होगी कि वचन तो पूरा किया ही गया है, लेकिन साथ ही में जिस तरह से दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं वो हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार के साथ काम करना चाहती है, सहयोगात्मक संबंध स्थापित करना चाहते हैं उमर ने अपने करीबियों को भी दिखाया रुख को लेकर मैसेज। लेकिन इसी बीच एलजी मनोज सिन्हा ने विधानसभा में 5 सदस्यों के नामांकन को अब मंजूरी दे दी है और उपराज्यपाल को इस स्टेप का विरोध किया नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने और व्यापक विरोध के बाद पूरा प्रकरण जा पहुंचा कोर्ट तक। अलबत्ता इस डेवलपमेंट के बाद सभी की नजरें उमर अब्दुल्ला के स्टैंड पर बनी हुई है। यानी कि एक तरफ आपको याद होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अपोजिट में खड़े थे, बीजेपी के अपोजिट में खड़े थे, इंडिया गठबंधन का बन गया था कि सभी के सभी पार्टियां जो कि बीजेपी के बिल्कुल विरोध में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य पर अब सभी की निगाहें और ज्यादा पैनी हो गई है। उमर अब्दुल्ला बने हैं जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री और इसी के साथ उमर अब्दुल्ला काम कर रहे हैं एक नई स्ट्रैटेजी पर और वो स्ट्रैटेजी ये है कि दोनों पार्टियां, दोनों सरकारें साथ मिलकर काम कर सकती है। केजरीवाल की तरह केंद्र सरकार के सामने खड़ा नहीं होना चाहते उमर अब्दुल्ला, बल्कि केंद्र सरकार के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला। और देखिए अच्छी बात यह है कि उस दोस्ती के हाथ को स्वीकार करने के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और इसलिए हमने देखा था कि प्रस्ताव को बहुत जल्दी मंजूरी दे दी गई और शायद ये तस्वीरें देखने को मिल सकती है जब दोनों सरकारें साथ में मिलकर काम करें। यानी कि जो विजन जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उस विजन को भी पूरा होते हम जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं जल्द ही। और चलिए अब आपको बताते हैं वरिष्ठ पत्रकार त्रिदीप रमन की रिपोर्ट क्या कहती है। नए भाजपा अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण में अब एक लेटेस्ट अपडेट जरूर सामने आता नजर आ रहा है। नतीजों के बाद हुआ एक बड़ा डेवलपमेंट। सूत्रों के अनुसार संघ ने प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ा है नए अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला और संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर तक भाजपा को मिल जाएगा अपना नया अध्यक्ष। ओबीसी चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी चर्चा चल रही है और वे इस समय सर्वमान्य फैसले के तौर पर राजनाथ सिंह के नाम पर भी अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और संघ तीनों की पसंद मानी जा रही है, लेकिन राजनाथ सिंह के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की स्थिति में बदलेंगे पूरे समीकरण। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया जा सकता है रक्षा मंत्री, और फिर गजेंद्र सिंह शेखावत और विनोद तावड़े में से एक किसी को दी जा सकती है अध्यक्ष की जिम्मेदारी। अलबत्ता नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार त्रिदीप रमन की रिपोर्ट कह रही है, कई नाम जिनको लेकर के अटकलें फिलहाल जारी है। और इसी में जो लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सूत्र कहते हैं कि संघ ने प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ा है नए अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला, यानी कि जो आखिरी फैसला होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे। लेकिन संभवत ऐसा भी माना जा रहा है कि दिसंबर तक भाजपा को अपना नया अध्यक्ष जरूर मिल जाएगा, यानी कि दिसंबर के अंदर घोषणा हो जाएगी कि आखिर बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होने वाला है। लेकिन ओबीसी चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी चर्चा चल रही है, यानी कि शिवराज सिंह भी उस रेस के अंदर हो सकते हैं, यानी कि अटकलें उनके नाम को लेकर भी है। वहीं सर्वमान्य फैसले के तौर पर राजनाथ सिंह के नाम पर भी अटकलें चल रही है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई इस रेस में आगे निकल सकता है। और राजनाथ सिंह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, संघ तीनों की पसंद है, यानी कि तीनों के बेहद करीबी माने जाते हैं राजनाथ सिंह। लेकिन राजनाथ सिंह के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की स्थिति में ये जो समीकरण हम बता रहे हैं, इन समीकरण में बदलाव भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, और फिर बात अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की जाए और विनोद तावड़े की जाए तो इनमें से किसी एक को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अलबत्ता नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ही है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे कि अध्यक्ष कौन होने वाला है। लेकिन ये तमाम नाम जिनको लेकर के चर्चा फिलहाल जारी है। और स्मृति ईरानी की दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने के संकेत अब मिलने लगे हैं। स्मृति ईरानी की दिल्ली में एक मकान खरीदने की खबर है। दिल्ली में सार्वजनिक समारोह में दिखने लगी है स्मृति ईरानी। नवरात्रि के दौरान आपको याद होगा, नवरात्रि के दौरान रामलीला के अनेक मंचों पर मुख्य अतिथि के तौर पर उनकी मौजूदगी हमें देखने को मिली थी। 2 दशक में पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद संभाल रही है महिला मुख्यमंत्री आतिशी, और आतिशी के मुख्यमंत्री रहते होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव। आतिशी के मुकाबले स्मृति ईरानी को सामने ला सकती है भारतीय जनता पार्टी। इस रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन सकती है स्मृति ईरानी, और इसलिए भी क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा एक्टिव वो दिल्ली में नजर आ रही है। स्मृति ईरानी की दिल्ली में एक मकान खरीदने की भी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में सार्वजनिक समारोह में स्मृति ईरानी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आने लगी है। नवरात्रि के दौरान की कुछ तस्वीरें आपको याद दिलाते हैं। रामलीला के कई सारे प्रोग्राम से जिन पर मंचों पर मुख्य अतिथि के तौर पर स्मृति ईरानी की मौजूदगी नजर आई थी। जनता के साथ में संवाद उनका काफी अच्छा नजर आ रहा था, क्योंकि 2 दशक में पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद इस वक्त महिला मुख्यमंत्री आतिशी संभाल रही है। और आतिशी के मुख्यमंत्री रहते होगा दिल्ली में विधानसभा चुनाव, और इसी विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना दाव खेल सकती है, यानी कि आतिशी के मुकाबले स्मृति ईरानी को सामने ला सकती है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल इस रणनीति पर कार्य किया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन सकती है स्मृति ईरानी। हालांकि देखना होगा कि जब ये तस्वीरें वाकई में सामने आएंगी, दोनों जब आमने सामने होंगे, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति काम करती है या फिर नहीं। आखिर क्या सबक लिया कांग्रेस ने हरियाणा की हार से? बड़ा सवाल। हर सवाल पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की वो आपको बताते हैं। कहा कि हर बार की तरह इस बार भी नहीं लिया कांग्रेस ने कोई सबक और पूरा ठीकरा फोड़ दिया ईवीएम मशीनों पर। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इस अप्रत्याशित हार को लेकर गठित की थी एक कमेटी। हार के कारणों की जांच के लिए तथ्य खोज समिति का गठन किया गया। भूपेश बघेल और हरीश चौधरी को किया गया था समिति में शामिल। समिति सदस्यों को जिलेवार दौरा कर प्रत्याशियों से ओरिजिनल फीडबैक लेना था, लेकिन समिति सदस्य उम्मीदवारों को फोन कर हार के कारण पूछते
नजर आए और इसके साथ ही पूछ रहे सभी उम्मीदवारों से एक ही सवाल कि क्या हम विधानसभा चुनाव ईवीएम की वजह से हारे हैं। और यही एक बार पहले भी हमको इसी तरह से देखने को मिला था कि जब जब कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव हार जाती है तो उसका पूरा ठीकरा वो खुद पे नहीं लेती है, खुद की रणनीति पर नहीं लेती है, खुद के नेताओं पर नहीं लेती है, खुद के प्रचार पर नहीं लेती है, बल्कि ईवीएम पर फोड़ती ही नजर आती है। और ठीक यही हुआ हरियाणा के चुनाव पर। इस सवाल पर एक राजनीतिक प्रेक्षक ने अपनी टिप्पणी की और ये कहा गया कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने अपनी हार से कोई सबक नहीं लिया है। फिर चाहे हम बात राजस्थान की कर ले या फिर अन्य राज्यों की कर ले, हरियाणा की हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आई, ईवीएम मशीन को घेरा बनाती हुई नजर आई और पूरा ठीकरा ईवीएम पर इस बार भी फोड़ दिया है। दरअसल देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अप्रत्याशित हार को लेकर एक कमेटी का गठन किया था, ये जानने के लिए कि आखिर वजह क्या है इस हार के कारणों की जांच के लिए तथ्य खोज समिति का एक गठन हुआ। भूपेश बघेल और हरीश चौधरी को इस समिति में शामिल भी किया गया। समिति सदस्यों को जिलेवार दौरा करना था और प्रत्याशियों से ओरिजिनल फीडबैक कि आखिर जो वोटर्स गए थे उन वोटर्स ने आखिर वोट क्यों नहीं किया, जबकि वहां पर संबोधन काफी सारे हुए थे। कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान से पहुंचे थे और काफी एक्टिव वहां पर नजर आए थे। इसके अलावा भी कई सारे बड़े नेता कांग्रेस से पहुंचे थे वहां पर। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह रही कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि ओरिजिनल फीडबैक क्या है उसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन समिति सदस्य उम्मीदवारों को फोन कर हार के कारण पूछते हुए नजर आए और उसके साथ ही सभी से ये पूछते नजर आए कि क्या हम विधानसभा चुनाव ईवीएम की वजह से हारे हैं, जिसको अभी भी यही मान रही है कांग्रेस पार्टी कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ मशीन की गलती है, ईवीएम की गलती है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जाति का सहारा, ईडी की कार्रवाई के बीच पहले ही मुश्किलों में है सिद्धारमैया। विवादित जाति जनगणना, उपचुनाव सहित कई चुनौतियां, मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA मामले में भी लोकायुक्त जांच पक्ष के इस्तीफे की मांग। सिद्धारमैया की घेराबंदी जारी है और इसी बीच सिद्धारमैया सरकार ने ठंडे बस्ते से निकाली है एक रिपोर्ट। एक दशक पुरानी जातीय जनगणना संबंधी रिपोर्ट पर अब चर्चा होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में रिपोर्ट रखने वाले हैं सिद्धारमैया। जातीय जनगणना से बदल सकता है कर्नाटक का पूरा माहौल। आयरलैंड के नागरिक है टाटा ट्रस्ट के नए प्रमुख नोएल टाटा। पत्नी आलू के जरिए नोएल को मिली है आयरिश नागरिकता। 1939 में डबलिन में हुआ था आलू की मां पेरिन का जन्म और ऐसे में कंस्ट्रक्शन मैग्नेट पालनजी मिस्त्री की पत्नी पेट्सी दुपाश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई लोगों को आयरिश नागरिकता यानी कि क्रिकेट आयरलैंड का ऑफिशियल पार्टनर है शामपुरजी पालंजमी ग्रुप। क्रिकेट आयरलैंड अकादमी का संचालन भी करता है ग्रुप। नोएल के दिवंगत संबंधी सारस मिस्त्री भी है आयरिश नागरिक। भारत की नागरिकता लेने के कारण देना पड़ा था इस्तीफा। भारत का नागरिक बनने के लिए यहां पर 6 महीने लगातार रहना जरूरी है। टाटा ग्रुप के प्रमुख के लिए 6 महीने एक जगह रहना संभव नहीं था। कारोबार के सिलसिले में करनी पड़ती थी कई विदेश यात्राएं। अखंड सौभाग्य का पावन पर्व करवा चौथ है आज। महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा है। हाथों में मेहंदी रचाकर पति की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। हालांकि कुंवारी लड़कियों ने भी अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखा है। महिलाएं रात को पूजा के बाद चांद को अर्घ देकर खोलेंगी व्रत। ज्योतिषियों के अनुसार आज करवा चौथ पर बन रहा है विशेष संयोग। आज बुधादित्य गज केसरी योग के साथ ही रोहिणी में चंद्रमा की उपस्थिति है और 3 शुभ संयोग के साथ ही लक्ष्मी नारायण योग और शश योग का निर्माण है। बाजारों में भी करवा चौथ की खरीदारी के लिए आकर्षक सजावट देखने को मिल रही है। जगह जगह दुकानों पर हो रही है मिट्टी और चीनी के करवे की बिक्री। कपड़ा ज्वेलर्स की दुकानों पर भी खरीदारी के लिए खासी भीड़ नजर आ रही है और अखंड सौभाग्य का पर्व यानी कि करवा चौथ मनाती हुई सुहागिन महिलाएं नजर आ रही है। और आज सभी महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर पति की दीर्घायु के लिए खास व्रत भी रखा है।